जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। दोस्तों, आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ लाखों इंसान हैं, है ना। तो वेलकम है साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार शिक्षा सरोकार में। साथियों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की। आपने देखा होगा कि इसका एग्ज़ाम होना है मार्च 2024 मार्च में, है ना, और इसके फॉर्म निकल जाएंगे नवंबर में। तो इसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। आज दूसरी क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के। टीचिंग एप्टीट्यूड से आप जानते हो 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण सीरीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है। और पहली क्लास आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, आपके अच्छे रिस्पांस हैं। और वो कहते हैं कि पूर्ण मनोयोग से मैं कमेंट आप लोगों के पढ़ रहा था। तो इसी प्रकार आप लोग आगे भी इन क्लासेज जो भी क्लासेज होती हैं तो उनको एंजॉय कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसी प्रकार देते रहें, ताकि और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती रहे, है ना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसी संदर्भ में। कल हमने बात की थी शिक्षण सिद्धांतों को लेकर के, आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षण विधियों की। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो ध्यान देना। ठीक, बाद में लास्ट में फिर एमसीक्यूज भी करेंगे कुछ। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला है अंतः दर्शन विधि। देखो, मनोविज्ञान या है ना, तो ये मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हो। तो इसके अध्ययन के लिए इसके दो विधियां आती हैं। ठीक है, एक तो है निरीक्षण विधि और एक आता है आपका, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ, विवरणात्मक, है ना, विवरणात्मक। तो ये दो जो है विधियां हैं, और इसके सब विधियां हैं इसके अंतर्गत। इसमें देखो, आपको ना केवल एक निरीक्षण विधि को ध्यान रखना है, क्योंकि इस निरीक्षण विधि के अंतर्गत 3 मुख्य विधियां आती हैं। एक तो है यही अंतर्दर्शन विधि, या इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अंतर्दर्शन। कैसे लिखेंगे, अंतर्दर्शन। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि। और एक दूसरा आता है इसका अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। ठीक है, बहिर्दर्शन, बहिर्दर्शन। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। और एक थर्ड आता है आपका प्रयोगात्मक। ठीक है, प्रयोगात्मक, तो इनको नोट कर लेना आप। और बाकी जो विधियां हैं वो आपके विवरणात्मक के अंतर्गत आएंगी। अब निरीक्षण विधियां क्या होती हैं? निरीक्षण यानी कि इसमें जो व्यक्ति का जो व्यवहार का जो अध्ययन किया जाएगा वो निरीक्षण से किया जाए। निरीक्षण मीन्स अवलोकन, है ना, या बहिर्दर्शन भी इसी का नाम है। ठीक, निरीक्षण, उसका निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, निरीक्षण के द्वारा अध्ययन किया जाता है। ठीक, और इसमें अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन और प्रयोगात्मक, ये 3 प्रमुख रूप से ये 3 विधियां आ जाती हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अंतर्दर्शन, अब थोड़ा सा स्पीड में भी आगे बढ़ेंगे, है ना, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम इसी चीज़ पर बात करेंगे। ठीक, अंतर्दर्शन, इसके प्रवर्तक हैं विलियम वुंट। पूछा जाता है आपसे कि अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन हैं। ठीक है, क्योंकि विलियम वुंट ने, आपने देखा होगा, पहले क्लास मैंने बहुत पहले ली थी, उसमें मनोविज्ञान को बताया था मैंने। तो हमने कहा था कि चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया ये 19वीं शताब्दी में, है ना, क्योंकि 17वीं शताब्दी में तो मन का विज्ञान कहा गया था। उससे पहले उसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था प्राचीन समय में। ठीक, फिर उसको 17वीं शताब्दी मन का विज्ञान कहा जाने लगा। फिर उसके बाद फिर विलियम वुंट और ये जेम्स ने, इन्होंने फिर उसको चेतना का विज्ञान कहा। फिर बाद में इसी को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है ना, मानव व्यवहार, उन संबंधों का विज्ञान करके। तो ये चेतना का, विलियम वुंट ने ही इसको चेतना का विज्ञान कहा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है, विलियम वुंट। और इसी अंतर्दर्शन में व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और चेतन मन, आप जानते हो, चेतन मन जो होता है वो मन का हमारा जो जागृत अवस्था होती है, यानी कि हम कहते हैं कि चेतन मन जो है वो केवल 10% जो मन में, जो वास्तव में जो अनुभव है ना, जो अनुभव होते हैं, ठीक है,
वो क्या होता है, व्यक्ति का चेतन मन होता है, ठीक है, जो वास्तव में जैसे क्वेश्चन, जैसे हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, उसमें कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और सीधे उसका हमें आंसर आ रहा है, तो वो हमारी वो जागृत अवस्था है ना, वो चेतन मन में है, ठीक है। तो चेतन मन केवल 10% हिस्सा चेतन मन का होता है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो यही स्टोट ने अंतर्दर्शन के 3 स्तर बताए हैं। व्यक्ति अपने मन का अंतर्निरीक्षण करता है स्वयं, है ना। चलिए अब बात करते हैं बहिर्दर्शन विधि। जैसे अंतर्दर्शन स्वयं का निरीक्षण करना होता है ना, स्वयं अपने व्यवहार का निरीक्षण करना वो अंतर्दर्शन होता है। तो बहिर्दर्शन उसका ठीक अपोजिट हो गया, यानी कि दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करना या निरीक्षण करना। तो ये क्या है, बहिर्दर्शन। और बहिर्दर्शन विधि के जो जनक हैं वो J.B. वॉटसन हैं, इसको ध्यान रख लेना, बहिर्दर्शन वॉटसन, ठीक है, बहिर्दर्शन वॉटसन। अन्य नाम है इसका अवलोकन और निरीक्षण, ये हम पहले भी जान चुके हैं। इस विधि के द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, ये भी आपने जाना। और दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का आकलन करना, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का आकलन करना क्या है ये, ठीक, ये समझ गए, निरीक्षण के आधार पर दूसरे, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना, उनकी व्याख्या करना, उसका आकलन करना, तो ये बहिर्दर्शन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं सिगमंड फ्रायड, है ना। सिगमंड, मनोविश्लेषण मतलब इन्होंने जो फ्रायड हैं, इन्होंने मनुष्य के व्यवहार पर कहा कि मन का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, ठीक है। तो मन का अधिक प्रभाव होने के कारण, मनुष्य के व्यवहार पर अधिक प्रभाव होने के कारण इनका जो विचार आया, उस विचार को हम नाम दे देते हैं मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। और इसमें भी उन्होंने क्या कहा कि अचेतन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है, अचेतन मन की क्रियाओं का अध्ययन, ठीक। तो इसके लिए ये जाने जाते हैं मनोविश्लेषणवाद के लिए, कौन, फ्रॉयड, ठीक है। इसको डिटेल्ड में हम, ये बहुत लंबा है ना, तो डिटेल्ड में ये इस पर क्लास लेंगे, उसमें हम लोग समझ लेंगे। तो अभी इसको इतना आप लोग जान लेंगे कि अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अतृप्त इच्छाएं जो होती हैं वो अचेतन मन में स्टोर होती है ना। चलिए इसके बाद है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के जनक हैं वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, वुडवर्थ, ठीक। और प्रश्नावली, इस विधि का उपयोग एक ही समस्या के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार जानने के लिए किया जाता है। देखो प्रश्नावली विधि ना, इसको प्राचीन समय में इसी विधि का एक नाम था प्रश्नोत्तर विधि। और प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं, आप लोग जानते हो, सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो प्राचीन समय में जब गुरुकुल हुआ करते थे तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर शिक्षण होता था, है ना। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए फिर बाद में क्या हुआ क्योंकि प्राचीन समय में क्या होता था, लिखने की कोई माध्यम ऐसा वो नहीं था, साधन नहीं थे, है ना, जो लिखकर बच्चों के सामने रख दिए जाए, है ना। यानी कि मूर्त रूप से जो प्रश्न पूछे जा रहे थे मौखिक रूप से, उन प्रश्नों को बच्चों के सामने रखने के लिए कोई लिखकर कोई ऐसे कोई साधन नहीं थे। और बाद में जब साधन हो गए, है ना, कुछ साधन जुटाए गए, तो लिखकर जब सामग्री, जो प्रश्न है वो प्रश्न लिखकर बच्चों के सामने रख दिए जाते हैं मूर्त रूप से, तो उसी को हम कहते हैं फिर प्रश्नावली, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर विधि का ही नवीनीकरण है, प्रश्नोत्तर विधि का ही नवीनीकरण है प्रश्नावली, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, आप कहेंगे सुकरात। और जब प्रश्नावली विधि के जनक कौन है पूछा जाएगा तो वुडवर्थ, वली, है ना, वो वाला आ रहा है, देखो प्रश्नावली, प्रश्नोत्तर में तो वो नहीं आ रहा है, तो वली वाला आ रहा है, तो ये वुडवर्थ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। प्रश्नोत्तर सुकरात है, ये तो जानते ही हो, ठीक है। तो प्रश्नावली से एक समय में कई बच्चों के सामने इसको रख सकते हैं, है ना। तो इसमें अमूमन कुछ प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है और फिर उन प्रश्नों के माध्यम से बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक। चलिए, अगर प्रश्नावली के प्रकार आपसे पूछे जाएंगे तो प्रश्नावली के प्रकार हैं बंद प्रश्नावली,
खुली प्रश्नावली, है ना, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली और एक चित्रित चित्रों के माध्यम से प्रश्न होते हैं। जैसे मैट्रिक पूछा जाता है आपसे, ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैट्रिक्स प्रश्नावली के निम्न में से कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा करके। तो मैट्रिक्स आता है चित्रित में, ठीक है, एक चित्र के माध्यम से मैट्रिक्स देखते होंगे आप लोग। बंद प्रश्नावली क्या होती है? बंद मीन्स कि उसके उत्तर जो होते हैं निश्चित होते हैं इसके, बंद प्रश्नावली के, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर जो LT का एग्जाम देंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, है ना, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक जो ऑप्शन जो होंगे उसमें से एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल उसका एक निश्चित आंसर होगा, उसके अलावा कोई दूसरा आंसर उसका नहीं होगा, है ना, अपने मन से कोई आंसर नहीं दे सकते हैं, ये बंद प्रश्नावली है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, किस में आते हैं? बंद प्रश्नावली के अंदर। ऐसे ही रिक्त स्थान वाले भी इसी में आ जाते हैं, और मिलान वाले भी जब छोटी कक्षाओं में देखते होंगे आप लोग, तो मिलान वाले भी उसके, क्योंकि ये जहाँ जिसका मिलान है वही उसका मिलान होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। रिक्त स्थान में जो चीज़ आना है वही चीज़ आएगा, है ना। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उसका जो आंसर मान लो B ऑप्शन है तो B ही होगा, तो ये बंद प्रश्न के उदाहरण है, ठीक है। खुली में आप अपने विचार रख सकते हैं ओपनली, है ना। इसमें जैसे ये निबंधात्मक क्वेश्चन, ये इस टाइप वाले लघुत्रात्मक प्रश्न या वो दीर्घात्मक जो प्रश्न देखते होंगे आप लोग, तो वो आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रेटिंग स्केल। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार एवं विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से उनके विचार लेकर किया जाता है, रेटिंग दी जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा रेटिंग, ठीक, तो ये बहुत मुश्किल नहीं, ये आसान है रेटिंग, है ना, रेटिंग ABCD, ठीक। जैसे मान लो किसी परीक्षा में 74 नंबर आए किसी के, तो उसको B+ रेटिंग दी जाती है ना। तो ये रेटिंग बाद में हम लोग इसको सीखेंगे, कभी क्लास लेंगे तो, है ना, इस पर। आगे है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि, ठीक। समाजमिति ये एक नवीन विधि है, ठीक है, ये एक नवीन विधि है। हाँ, जब हम अंतर्दर्शन देख रहे थे ना यहाँ, इसको आप लोग ध्यान रखना, अंतर्दर्शन विधि जो है ये सबसे प्राचीन विधि है, मनोविज्ञान की ये सबसे प्राचीन विधि है, व्यवहार के अध्ययन की ये सबसे प्राचीन विधि है। इसको आप लोग नोट कर लेना, ध्यान रखना इसको, ठीक है, इस चीज़ से ध्यान आया मुझे, है ना। चलिए, तो समाजमिति JL मोरेनो इसके जनक हैं। एक नवीन विधि है और इसका प्रयोग जो है वो समाज मनोविज्ञान के लिए किया जाता है, तो ये कोई मुश्किल सी चीज़ नहीं है, ठीक है। समाजमिति आप जानते हो ना, कि समाज मतलब कि व्यक्तियों का यह समूह होगा, है ना, और वो समूह जो है उसका अपने सदस्यों से एक व्यवहारिक एक ये कह सकते हो कि परस्पर उनके बीच एक संबंध होती है ना, और उस संबंध उसको जानने के लिए, है ना, तो जो कह सकते हो जो तकनीकी उपयोग में लाई जाती है वो समाजमिति विधि होती है, ठीक है। तो यानी कि जो सामाजिक संबंध हैं उनके मापन के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, वो समाजमिति विधि, ठीक। तो ये समाज से ही शब्द क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगला है जीवन वृत्त अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड भी बोलते हैं इसको, केस हिस्ट्री मेथड भी बोलते हैं। इसका ध्यान रख लेना, इसके जनक हैं टाइडमैन। जीवन वृत्त अध्ययन विधि भी इसको बोलते हैं, है ना, जीवन वृत्त अध्ययन विधि, ठीक। जीवन इसका के हिस्ट्री मेथड, जीवन इतिहास विधि भी बोलते हैं। व्यक्तिक अध्ययन विधि भी इसी को बोलते हैं, व्यक्तिक नैदानिक विधि भी इसी को बोलते हैं। तो ये कुछ अन्य नाम भी है इसके। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में भी इस विधि का अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है, और इस विधि का प्रमुख जो उद्देश्य होता है व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना, ठीक है। इसके द्वारा जो व्यक्ति का जो जीवन का जो लेखा जोखा होता है वो चीज़ रखा जाता है ना। तो उसका जो लेखा जोखा जो रखा जाता है ना, वो बड़ी विस्तृत अध्ययन कह सकते हो कि जीवन वृत्त अध्ययन के इसमें जो है व्यक्ति का गद्यन, व्यक्ति के जो व्यवहार का जो अध्ययन होता है ना, उसके बारे में जो अध्ययन होता है वो गहन और विस्तृत अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। एक व्यक्ति का भी कर सकते हैं जीवन वृत्त अध्ययन,
और एक संस्था का भी हो सकता है, या फिर किसी एक कोई घटना का भी हम जीवन अध्ययन विधि ये हो सकती है। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो इसका सबसे पहले उपयोग टाइडमैन ने किया, ध्यान रख लेना। ठीक, टाइडमैन को याद रख लेना। ठीक, इस विधि का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारणों की खोज करना। तो ये केस स्टडी मेथड होगी। निरीक्षण विधि हम पहले ही जान चुके हैं, जेबी वॉटसन निरीक्षण विधि के जनक माने जाते हैं, है ना। निरीक्षण कोई बाह्य रूप से व्यक्ति का निरीक्षण किया जाता है ना। निरीक्षण विधि, ये बहिर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि इसी का उपनाम था। ये हम पहले भी जान चुके हैं, है ना। एक मिनट, आवाज़ क्लियर है ना। ठीक है। तो अवलोकन, निरीक्षण या प्रेक्षण या बहिर्दर्शन सब इसी के नाम आ जाएंगे निरीक्षण विधि के। ये आप लोग ध्यान देना। ठीक है, यानी कि इसमें दूसरे व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसका निरीक्षण किया जाता है ना, उसके बारे में उसका आकलन किया जाता है ना। तो ये आप लोग जान चुके हैं पहले। इस विधि से शिक्षक एवं छात्रों के संबंध मधुर बनते हैं और इस विधि से छात्रों में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। ठीक है, क्योंकि छात्रों की उनकी क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिलता है। ठीक है, जो टीचर अगर बच्चों को काम दे रहे होते हैं, है ना, जो काम देते हैं, जो वर्क देते हैं, तो वो उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार देते हैं। ठीक, जैसे कोई प्रतिभाशाली है, कोई सामान्य बच्चा है, या कोई थोड़ा पिछड़ा बच्चा है ना, तो उसको उसके क्षमता और उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर, तो एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये कह सकते हैं। ठीक, व्यक्ति इतिहास, ये टाइडमैन ये हम पढ़ चुके हैं। डाल्टन विधि, हेलन पार्कहर्स्ट इसके जनक हैं। इसी को ठेका विधि भी देते हैं, कह सकते हैं। ठेके की कार्य योजना, ठीक है, ठेका एक ठेका दिया जा, मतलब जो डाल्टन विधि है इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ठेका आपने सुना होगा ना, ठेकेदार करके, यानी कि कुछ काम को कुछ उसके लिए पीरियड के लिए उसको पूरा ले लेते हैं, है ना। तो एक बांट देते हैं कि इतना काम जो है हम करेंगे। ठीक है, तो यह विधि विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों और समय शामिल, हाँ, निश्चित घंटे यानी निश्चित समय के लिए अगर कोई काम लिया जा रहा है, ठीक, तो वो क्या है, एक प्रकार से उसको ठेका बोल सकते हो, है ना। तो सारणी के कठोर बंधनों को नष्ट करके बच्चे को स्वतंत्रता पूरा काम करने की सुविधा दे देता है। ठीक, बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो उसे उस विषय को जितनी देर तक वह चाहे अध्ययन करने देना। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप, ये जो ठेका विधि है इसमें जो शिक्षा दी जाती है वो 8 से 12 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है, इसको एक प्रकार से ठेका विधि, ठेकेदारी प्रथा इसको ये भी कह सकते हो, क्योंकि ठेकेदारी मतलब क्या होता है कि एक लिमिटेड, ये कह सकते हो कि एक निश्चित समय के लिए, है ना, जो काम होता है वो निश्चित समय के लिए दिया जाता है। ठीक, तो इसलिए इसको ठेका विधि भी कह देते हैं। ठीक है, और बच्चों को जो काम दिया जाएगा वो काम उनको उनकी क्षमता के आधार पर दिया जाएगा, उनको कोई बंधन उस पर नहीं होगा। ठीक है, स्वतंत्रतापूर्वक काम करने की सुविधा इसमें दी जाएगी। ठीक, जितनी उनकी क्षमता होगी क्षमता के आधार पर वो कार्य का बंटवारा कर देंगे कि लो भाई इतना काम तुमने ये करना है। जैसे बोलते हैं कि ये ग्रुप जो है ये चीज़ ये काम करेगा, है ना, या कहेंगे कि यहाँ जो हॉल है, हॉल की सफाई ग्रुप बी करेगा, है ना, या प्रयोगशाला जो कह सकते हो कि ये जो साइंस लैब है इसकी जो साफ़ सफाई है वो आज ग्रुप ए करेगा, ऐसे करके, है ना। तो ये क्या है, एक ठेकेदारी प्रथा। ठीक है, एक क्षमता के आधार पर उनको बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आवश्यकता होती है तो शिक्षक भी यहाँ पर बच्चों को सहयोग दे सकता है। ठीक, चलिए, समूचा पाठ्यक्रम सुविधाजनक मासिक छुट्टी ठेके की कार्य योजना के रूप में बांट दिया जाता है। इसमें छुट्टियों के दिन पढ़े हुए पाठ की आवृत्तियों के लिए और विद्यार्थियों के स्वतः अभ्यास के लिए समय छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और हाँ, एक क्वेश्चन इसमें बार बार पूछा जाता है
कि जो सप्ताह होता है उस सप्ताह जो है ठेकेदारी या ये कहते हैं कि डाल्टन विधि में जो सप्ताह होता है वो कितने दिनों का होता है, तो वो 5 दिनों का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप साथ साथ में ध्यान रखेंगे, ठीक। मैं इसमें नोट नहीं कर पाया, मुझे ध्यान आ गया ये चीज़, है ना। आगे है किंडरगार्टन विधि। अब 1-2 विधि हैं, उसके बाद हम लोग फिर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी चलते हैं। इसमें देखो न्यूनतम 4 वर्ष की आयु में स्कूल में होना चाहिए। फ्रोबेल ने बताया है कि बालक का जो न्यूनतम जो 4 वर्ष की आयु है इसमें स्कूल में होना चाहिए करे। किंडरगार्टन विधि के जनक हैं फ्रोबेल। खेल के माध्यम से सीखने पर इन्होंने विशेष जोर दिया है ना। इस आयु, कौन सी आयु, 4 से 6 वर्षों में बालक सदाचार, व्यवहार और साक्षरता प्राप्त करके प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है इनके अनुसार। और शिक्षा प्रणाली में खेल और उपहार इनका उपयोग करके बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो है किंडरगार्टन विधि, एक है खेल विधि। अगर खेल विधि कहेंगे तो कुक, है ना। एक कुक करके आपने इस नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी, है ना। तो ये कुक खेल विधि के जनक हैं, ध्यान देना। यह विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर, आपसे पूछा जाएगा कि करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, तो आप कहेंगे ये खेल विधि है। खेल में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है और वह खेल आत्म प्रेरणा से खेलता है और इस विधि से पढ़ाई को बोझ नहीं समझता है, ठीक है। खेल में, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि भाई खेल में बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं, है ना। और खेल के माध्यम से अगर बहुत कुछ बच्चों को सिखाया जा सकता है वैसे भी, है ना, हम जानते ही हैं। और कोशिश करनी चाहिए हमें भी कि बच्चों को ज़्यादातर खेल के माध्यम से सिखाया जाए, क्योंकि पढ़ाई शब्द ही उनको बोझिल लगने लगती है। आप देखते होंगे जब छोटे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में कॉपी किताब जो जिन्होंने देखा भी नहीं होता, पकड़ा भी नहीं होता, अगर पढ़ाई शब्द वो भी सुनते हैं तो थोड़ा सा घबराते हैं, छोटे बच्चे भी, है ना, उनको जब पढ़ा रहे होते हैं उनके गार्जियन, ठीक। तो पढ़ाई से बेहतर है कि उनको खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, ठीक है। इस विधि में पारस्परिक सहयोग से काम होगा, ठीक है। काम करने के कारण सामाजिकता का विकास होता है, सही बात है ना। चलिए अंतिम है प्रयोगात्मक या परीक्षण विधि। विलियम वुंट इसके जनक हैं, प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। ठीक, प्रयोगात्मक विधि। तो इस विधि में चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है प्रयोगात्मक विधि में, ठीक है। विलियम वुंट इसके जनक हैं, ये आपने देख लिया, ठीक है। प्रयोग का ही अर्थ होता है, आप जानते हो, करके देखना, है ना। प्रयोग का भी अर्थ क्या होता है, करके देखना, प्रयोग, ठीक है। करके सीखने पर ये भी बल देता है, ठीक है। और ये मनोवैज्ञानिक विधि है ये, ठीक। इस एक विलियम वुंट पर प्रयोग से मुझे ध्यान आ रहा है, प्रयोगशाला, है ना। तो इन्होंने एक प्रयोगशाला, शैक्षिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, है ना। और वो कब की थी आप लोग बताएं, ठीक। कहाँ स्थापित की थी, ठीक है। वो आपके लिए क्वेश्चन है कि इन्होंने विलियम वुंट ने प्रयोगशाला जो है वो सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी और कब की थी, ठीक है। फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। ये चीज़ें ना लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैंने अभी शुरुआत में ये किया कि थोड़ा बहुत आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और ये क्या विधियाँ हैं, है ना। ये कह सकते हो कि एक बेसिक, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हो जाए, ताकि जब बाद में एक एक विधि को अगर आप पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि वास्तव में ये चीज़ें होती हैं, ये विधियाँ कुछ होती हैं ऐसी करके, ठीक है। अन्य भी ऐसी और भी विधियाँ हैं, जैसे साक्षात्कार है, उपचारात्मक विधि है, ये परीक्षण विधि तो हमने जान ही लिया, है ना। तो इनको भी हम लोग आगे जानेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। चलिए फिर अब साथ में अब महत्वपूर्ण MCQs लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। देखो ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, कभी कभार क्या होता है ना, हमें आते हुए क्वेश्चन हम गलत कराते हैं, और कारण ये होता है कि हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, ठीक। क्योंकि देखो प्रयोजन विधि की अगर बात करता तो फिर किलपैट्रिक होता है, ठीक है। लेकिन इसने विधि की तो बात नहीं की, विचारधारा की बात की है कि प्रयोजनवादी विचारधारा, और इसकी तो हमने बात भी की, है ना। तो ये जॉन डीवी हैं प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रतिपादक। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, सी, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डाल्टन विधि में जब किसी कार्य का ठेका दिया जाता है तो एक सप्ताह से तात्पर्य क्या है? देखो ये अभी मैंने बात की इसकी, है ना। डाल्टन विधि में जब किसी कार्य का ठेका दिया जाता है तो एक सप्ताह से क्या तात्पर्य? 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन या 4 दिन? जाहिर सी बात है आपने पढ़ चुके हैं 5 दिन, है ना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रेकाली विधि का निर्माण किन बालकों के शिक्षण हेतु किया गया है? देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो क्वेश्चन जिसकी हम बात अभी नहीं किए होंगे, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए मैंने इनको कलेक्ट कर लिया है यहाँ, ठीक है। बाद में हम लोग जैसे ड्रेकाली विधि है इसको पढ़ लेंगे, है ना, डिटेल में। लेकिन अभी थोड़ा बहुत भी अगर क्वेश्चन के माध्यम से भी अगर जान जाएंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ड्रेकाली विधि किस चीज़ पर बात करता है, किस चीज़ पर, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा मूक बधिर व मंद बुद्धि बालकों के लिए, डी ऑप्शन। ध्यान रखना ड्रेकाली विधि का निर्माण किन बच्चों के शिक्षण हेतु किया गया है? मूक बधिर और मंद बुद्धि बालकों के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं के उदाहरण देना एवं स्वयं के नियम बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? ठीक, देखो यहाँ तक आपने क्लास देख ली, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या वाकई में आपको आवश्यकता है ऐसी क्लासेस की, है ना। तो ज़रूर, ताकि आप लोगों के लिए और बेहतर काम किया जाए, है ना। मैं वास्तव में आपके कमेंट बड़े पूर्ण मनोयोग से देखता हूँ भाई, है ना, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं के उदाहरण देना, स्वयं के नियम बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग या अभिवृत्ति? तो स्वयं के उदाहरण देना, स्वयं के नियम बनाना, तो ये ज्ञानों का प्रयोग करना, ठीक है, ज्ञानोपयोग उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता। तो ऐसे क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कभी कभार, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, वह विधि जो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तूफान झंझावट उत्पन्न करती है, तो ये कौन सी विधि है? ये तो देख के ही आप लोग समझते होंगे, लेकिन यह सभी अगर ऑप्शन में होता है ना, एक बार हम कंफ्यूज ज़रूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये परियोजना विधि से तो ऐसे मस्तिष्क में कोई तूफान ऐसा नहीं होता भाई, है ना, वहाँ तो बच्चा करके सीखता है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क उद्दीलन विधि है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, वह परीक्षा जिस पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा या संश्लिष्ट या फिर वैध परीक्षा या मौखिक परीक्षा? चलिए देखो, मौखिक इसमें जा रहे होंगे आप। देखो मौखिक परीक्षा क्या होता है ना, देखो मौखिक जब परीक्षा होती है तो उसमें हो सकता है कि किसी को हम प्रश्न जो हैं वो कम दे दें या किसी को ज़्यादा दे दें, है ना। तो ये मौखिक परीक्षा तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये वो कह रहा है कि परीक्षा जिस पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता, तो व्यक्तिगत तो यहाँ पड़ जाएगा। अब सबको बराबर बराबर तो क्या पता, है ना, जो ऊपर नीचे कर दें, तो इस पर व्यक्तिगत प्रभाव पड़ सकता है, मतलब, है ना। वैध, है ना, जो क्या हो, वैध हो, ठीक है। वैध मतलब कि ऐसी परीक्षा, ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य, जिसके लिए वो बनाया, उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा हो, है ना। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। संश्लिष्ट और वस्तुनिष्ठ परीक्षा, संश्लिष्ट या इसको हम लोग आत्मनिष्ठ भी बोलते हैं, तो ये आत्मनिष्ठ तो नहीं भाई, है ना, व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुनिष्ठ परीक्षा पर कोई परीक्षा का कोई व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो आंसर है उसका वही आंसर है। जैसे वस्तु 4 ऑप्शन है ना, अगर उसका सी ऑप्शन सही है तो सी, हर एक जो परीक्षक होगा वो सी ऑप्शन को ही सही करेगा, ना कि बी ऑप्शन को सही कर दे, ठीक है, क्योंकि उसका पहले से निर्धारित है कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो संश्लिष्ट परीक्षा, आत्मनिष्ठ जो परीक्षा होती है, उसका आकलन परीक्षक अन्य भी, है ना, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, वह विधि जिसमें छात्रों को जीवित नमूने और ठोस विधि दिखाई जाती है, जीवित नमूने और ठोस विधि दिखाई जाती है। चलिए इसको हमने बात नहीं की इस पर, है ना। तो इसका आप लोग ध्यान रख लेना, ये संभाषण प्रदर्शन विधि है,
संभाषण, है ना, जो प्रदर्शन भी हो रहा हो उसके साथ साथ उसके बारे में बताया भी जा रहा है। तो नमूने ठोस भी थी, इसको ध्यान रख लेना। ठीक, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कुछ चीज़ें ना मालूम ना हो के भी हम उसमें कोशिश करते हैं कि ये इसका आंसर कैसे क्या हो सकता है, तो ऐसी कोशिश भी आप लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो 100% आपने पढ़ाई हो, तो थोड़ा बहुत जो नॉलेज होती है ना आपकी, उसका भी प्रयोग कर लेना चाहिए कुछ क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 8, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? आपने अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार देखे होंगे, मैंने बताए थे एक बार, आपने वीडियो अगर देखे, जो पुरानी वीडियोज़ हैं ना उनको भी आप लोग ज़रूर एक बार रिवाइज ज़रूर करें, देख लें एक बार। कुछ नए भी बच्चे जुड़े होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होंगे वो क्लासेज भी। रेखीय और शाखीय, और एक आपने देखा होगा मैथेटिक। तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं। इसमें जो रेखीय अभिक्रमित है वो स्किनर महोदय ने, है ना, इसके कौन है, स्किनर हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक। लेकिन ये पूछा है शाखीय, शाखी के हैं क्राउडर। ठीक है, इसके कौन है, क्राउडर। अगर मैथेटिक पूछता तो फिर वो गिलबर्ट हो जाता, मैथेटिक। ठीक, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों को कम से कम बताना चाहिए एवं अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये कथन किसका है? अब खोज के हिसाब से आप चले जाएंगे आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, लेकिन ऐसी गलती मत करना, ये कथन पूछ रहा है कुछ, है ना। ये कथन जो है कम से कम बताना चाहिए एवं अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप कॉपी में। ठीक, हर्बर्ट स्पेंसर का है, कम से कम बताना चाहिए, अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चे को। देखो और कहो विधि से सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? शब्द पठन, वाक्य पठन, रचना पठन। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपके लिए क्वेश्चन क्लासेज भले मेरी कम आएंगी, लेकिन जो भी आएंगी वो बिल्कुल मान के चले दमदार क्लासेज होंगी। ठीक है, आप वाकई में कहेंगे कि क्लास हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, ये क्लासेज एक नहीं, डेली 2 या 3 आनी चाहिए कर। ठीक है, क्योंकि मैं इसके लिए प्रयास करता हूँ बहुत अच्छा काम करने के लिए आप लोगों के लिए। तो ये क्या होगा इसका आंसर? देखो और कहो विधि, ये शब्द पठन, शब्द देखो और उसको कहो। ठीक है, पढ़ो। तो ये ध्यान रखना, ये शब्द पठन ध्यान देना, शब्द देखो पठन कहो। चलो क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट विधि का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन दिख रहा है करके सीखने का नियम, ये तो प्रोजेक्ट विधि में ये बात ही सीख करता है, तो ये ऑप्शन तो ये गुण हो गया, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। छात्रों में सामाजिक भावना का विकास, तो करके सीखेगा देखेगा, तो ये सामाजिक विकास भी संभव होगा, तो ये आंसर भी इसका नहीं हो पाएगा। सी है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना, और करके सीख रहा है तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होगा ही होगा वो तो, है ना। तो स्वयं करके सीखना तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आंसर भी इसका नहीं होगा। फिर शिक्षक का मंद गति से पाठ्यक्रम, ये तो ऑप्शन देख के ही सही हो जा रहा है ना, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किसी परीक्षण की प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही किया जाता है, अथवा परीक्षण में किस गुण का अभाव है। अब बताओ, मान लो सभी ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके एलटी एग्जाम में कि 100 में से आपने 100 नंबर ले आए सभी लोग, ठीक है, तो फिर चयन किसका होगा, है ना। तो फिर वो जो उन्होंने छटनी करनी थी, जो चयन करना था, वो तो कर ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो इसमें विभेद नहीं कर पाएंगे कहने का, तो डी ऑप्शन बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, वैधता, ये तो जान गए हो आप, पहले समझा दिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास ही खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूं, क्योंकि उससे क्या हो गया, एक बॉन्ड हो गया खूंटी से कोई, है ना। ये तो मैंने बता भी दिया भाई, ये तो आंसर आपने बताना था। तो अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन हो गया। ठीक है, खूंटी पर ही टांगता था, लेकिन फिर भी क्या हो जा रहा है,
फिर भी चाबी लेने में खूंटी के पास चले ही जाता हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों की व्यक्तिगत रुचियां व अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? चलो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका, अगर नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक, देखो व्यक्तिगत रुचियां और अभिवृत्तियां उनके विकास से संबंधित मूल्यांकन सर्वाधिक उपयुक्त विधि बोले, व्यक्तिगत, ध्यान देना। ठीक है, चलो इसका आंसर बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा। यह उदाहरण किस चीज़ का है? अब लाल वो देख के ही डरने लगता है। ठीक, यानी कि लाल कोई चीज़ है, ठीक है, जिससे वो डर रहा है, तो वो तो उद्दीपक है भाई, तो अनुक्रिया का तो कोई मतलब होगा नहीं, तो उद्दीपक का सामान्यीकरण होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्दीपक अनुक्रिया दोनों का सामान्यीकरण नहीं होगा भाई। ठीक, अब अनुक्रिया जो कर रहा है वो, है ना, वो उद्दीपक, अब उसके लिए सब उद्दीपक जो हो गए उस टाइप के, गुलाबी, है ना, पूसा, लाल, जो भी है, तो वो चीज़ उसके लिए डर बन गई है ना। अनुक्रिया तो कर ही नहीं रहा है ना, उसके बाद डर गया, अब क्या अनुक्रिया करेगा, तो उद्दीपक का सामान्यीकरण। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास बहुत लंबी हो जा रही है थोड़ा, है ना, तो कोई बात नहीं, आप लोग इन्जॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आप लोगों के लिए क्लास, बेनिफिट है कि नहीं है भाई, है ना, और कहीं पर कोई कमी है तो वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। स्वागत है आप लोगों का, है ना। तो आगे भी आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लासेज जैसे ही आते रहेंगी। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं और एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, है ना, और बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर।